दिल्ली एनसीआर और लखनऊ सहित देश के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। वहीं भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में रहा। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं। लोग डर के कारण अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए थे। घर में मौजूद लोगों ने बताया कि उनके घरों के पंखे से लेकर लाइटें और बाकी सामान भी तेजी से हिल रहे थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ, जम्मू कश्मीर, पंचकुला और चंडीगढ़ सहित देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके 21 मार्च की रात करीब 10:30 बजे महसूस किए गए हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने बताया कि काम करने के दौरान वहां पर मौजूद लाइट, पंखे, कुर्सियां तेजी से हिल रही थीं। इन झटकों से वे काफी दहशत में आ गए थे। हालांकि भारत में भूकंप के कारण किसी भी तरह की कोई दुर्घटना की खबर सामने नहीं आई है। भारत में कोरोना के रोजाना के मामलों में पिछले दिनों में कुछ इजाफा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 699 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि ये संख्या सोमवार को दर्ज किए गए मामलों की संख्या से कम है। डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.71% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.91% है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 6,559 है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.01% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 435 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना के रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,41,59,617 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 97,867 टेस्ट किए गए हैं। इसे मिलाकर अब तक 92.04 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 7,463 डोज दिए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। शनिवार के आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया था कि झारखंड और महाराष्ट्र में कोरोना से एक मौत की सूचना मिली, जबकि केरल से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली। कोरोना के मामलों में हो रहे इस इजाफे के बीच केंद्र ने 6 राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि वो वायरल संक्रमण में अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने पर ध्यान दें। कांग्रेस ने एक बार फिर से गौतम अडानी केस में केंद्र सरकार पर हमला बोला है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के लोग डर रहे हैं कि कहीं जेपीसी का गठन होने से उनकी पोल ना खुल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेषज्ञों की समिति बनाई है वह अडानी केंद्रित है। वह सिर्फ गौतम अडानी से सवाल पूछेगी, लेकिन हम अडानी से नहीं, पीएम मोदी और सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बिठाई है, विशेषज्ञों की समिति, जाने माने विशेषज्ञ हैं, ये समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। कांग्रेस अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी बनाए जाने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा इस मांग पर अड़ी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी लंदन दौरे पर दिए अपने कुछ बयानों के लिए माफी मांगे। कांग्रेस और बीजेपी के सियासी घमासान से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बाधित हो रहा है। दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन हंगामे के चलते तब से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलना है और उससे पहले 23 मार्च को आम बजट पारित किया जाना है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी तोहफों से संबंधित केस में फंस चुके हैं। ऐसे में मैं सलोनी सरीन आपको बताने जा रही हूं संवैधानिक पदों पर विदेशों या बहुमूल्य उपहारों को लेकर भारत में क्या कानून है और क्या कुछ शर्तें हैं। दरअसल इमरान खान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें विदेशों से जो तोहफे मिले थे उसे उन्होंने सस्ते दामों में खरीद कर बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने $2.5 लाख के विदेशी तोहफों की जानकारी छुपाई। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी उपहार मिलते हैं। होता यह है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े सरकारी अफसरों या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को विदेशों से जो गिफ्ट मिलते हैं उन्हें सरकारी खजाने में जमा करवाना होता है। भारत और पाकिस्तान में तौशाखाना कहा जाता है। पूरी दुनिया में यही नियम है। ये तोहफे असल में देश के होते हैं, इसलिए इन्हें जमा कराने का नियम बना, जिसको लेकर कुछ शर्तें हैं। भारत के किसी भी नेता या सरकारी अफसर को विदेशी दौरे से लौटने के महीने भर के भीतर तोहफों को विदेश मंत्रालय को सौंपना होता है। अगर गिफ्ट की कीमत 5,000 रुपए से कम है तो उसे वह अपने पास रख सकता है। अगर इससे ज्यादा कीमत है और गिफ्ट को वह अपने पास रखना चाहता है तो उसे सरकार से असल मूल्य में खरीदना होता है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी बड़ा सरकारी अफसर हो, सभी को विदेशों से मिले तोहफों को विदेश मंत्रालय को ही देना पड़ता है। भारत के सरकारी खजाने में दुनिया भर के देशों से मिली अलग अलग तरह की चीजें हैं। इनमें सोने की घड़ियां, हीरे की टाई, पिन और कीमती पत्थर भी हैं। जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक भारत के तौशाखाने में कुल 2036 आइटम जमा हुए हैं। इसकी कीमत लगभग $8.25 करोड़ आंकी गई है। हर तोहफे के डिक्लेरेशन के बाद भारतीय बाजार में अलग से उसकी कीमत तय की जाती है। विदेशों से मिले इन तोहफों का क्या करना है ये भी विदेश मंत्रालय ही तय करता है। किसी देश से अगर कोई जानवर मिलता है तो उसे चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है। कोई पेंटिंग या मूर्ति मिलती है तो उसे नेशनल म्यूजियम में रखा जाता है। कुछ तोहफे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर भी रखे जाते हैं और समय समय पर इसकी नीलामी भी होती है। 20 और 21 मार्च की दरमियान रात दिल्ली की सड़कों और बिजली के खंभों पर कुछ पोस्टर्स चस्पा दिखे। पोस्टर पर कोई तस्वीर नहीं थी, केवल पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, रात भर में पूरे शहर से लगभग 2000 ऐसे पोस्टर्स हटाए गए और 2000 से ज्यादा पोस्टर्स बरामद किए गए हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया है कि क्या पोस्टर्स लगाना अपराध है और पोस्टर्स, बैनर्स, नोटिस चिपकाने को लेकर भारत में कानूनी प्रावधान क्या है। दरअसल दिल्ली के विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको दोनों कानूनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी जगह पर इंक, चौक, पेंट और किसी दूसरी चीज से लिखकर और उसे किसी दीवार पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग के रूप में किसी भी संपत्ति पर लगाना मना है और उच्च अधिकारियों की अनुमति दी जाने पर ही और पैसों का भुगतान करने पर ही सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स की परमिशन मिलती है। अब बात पोस्टर एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट की। प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर कोई भी पोस्टर या होर्डिंग्स किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा जाता है तो उस प्रिंटिंग प्रेस को उस पोस्टर के नीचे अपना नाम देना अनिवार्य है। तो दिल्ली में पीएम मोदी के विवादित पोस्टर के मामलों में इन दोनों कानूनों का उल्लंघन हुआ है। दरअसल 2 प्रिंटिंग प्रेसों को ऑर्डर दिया गया था कि वो ऐसे 50-50 हजार पोस्टर छापे और फिर 20 मार्च की देर रात से लेकर 21 मार्च की सुबह तक ये पोस्टर्स दिल्ली की अलग अलग इलाकों में चिपकाए जाने थे। पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस के नाम नहीं थे, जो कि एक कानूनी जुर्म है। इसलिए पुलिस ने दोनों प्रेस के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी कोविड के दौरान टीकाकरण कैंपेन में ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर दर्ज की थी और 30 लोगों को गिरफ्तार किया था।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 मार्च 2023 को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 शुरू हो गया है। इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख, संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। जय माता दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, आज देश के विभिन्न प्रदेशों में लोग अलग अलग त्योहार मना रहे हैं। चैत्र नवरात्रि, उगदी, गुड़ी पड़वा, सचीबू, चैरा ओबा और चेटी चंड। आशा करता हूँ ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज देश भर में गुड़ी पड़वा और उगदी का त्योहार भी मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक उगदी का त्योहार एक और नए वर्ष की शुरुआत का उत्सव है। त्योहार देश के कई हिस्सों में नए साल का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कड़ी में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को लोगों को उगदी यानी तेलुगु नववर्ष की बधाई दी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य के लोगों और दुनिया भर के तेलुगु लोगों को उगदी की बधाई दी। अपने अभिवादन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आशा व्यक्त की, कृषि वर्ष मनाने जाने वाले उगदी सभी क्षेत्रों में किसानों और लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। अपनी शुभकामनाएं देते हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कहा, उगड़िया त्योहार के इस शुभ अवसर पर तेलुगु नववर्ष दिवस में आंध्र प्रदेश के लोगों और पूरे तेलुगु लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और लिखा, आप सभी को चैत्र शुक्लदी, उगदी, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, नवरेह और सचीबू चेरा ओबा के शुभ अवसरों पर शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, उगदी, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, सचीबू, चीराओबा और नवरेह के शुभ अवसर पर सभी को बधाई। ये त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां, उल्लास और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। एक्टर रामचरण ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, आप सभी को उगदी, गुड़ी पड़वा और चैत्र शुक्लादि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में नए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के एरिया और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत के 6G विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया और 6G R&D टेस्ट बेड को लॉन्च किया। आज यहाँ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के एरिया ऑफिस, और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। दरअसल ITU संयुक्त राष्ट्र की सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के लिए विशेष एजेंसी है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वहीं पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को भी लॉन्च किया। देश में बन रहे हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े हर रिसोर्स की जानकारी एक जगह हो, हर स्टेक होल्डर के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो। आज यहां जिस कॉल बिफोर यू डिग इस ऐप को लॉन्चिंग हुई है और वो भी इसी भावना का विस्तार है। गौरतलब है कि 6G का कमर्शियल रोल आउट अभी सालों दूर है। कहा जा रहा है कि 6G को 2028 या 29 के कुछ समय बाद ही शुरू किया जा सकता है।
फिलहाल 5G पर दुनिया भर में कई जगहों पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है और भारत ने भी 2022 के अंत से अपनी 5G सर्विसेज को शुरू कर दिया था।